हेलो दोस्तों, दिस इज़ सुजीत। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडिवल और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अब बात करते हैं मिडिवल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसे मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। भारत पर लगभग 18वीं शताब्दी में मुसलमानों का आक्रमण आरंभ हो चुका था, परंतु उनके आक्रमण का असली तूफान महमूद गजनवी के समय में स्टार्ट हुआ, जिसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। और उसके आक्रमण करने का उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था, बल्कि भारत को लूटना था। वह भारत को लूटकर, भारत की संपत्ति को लूटकर अपने देश वापस चला जाता था। परंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल और तुगलक वंश ने 1757 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। और 1192 से लेकर 1757 तक लगभग 550 सालों तक मुसलमानों ने भारत पर राज किया। और इस शासन के दौरान उन्होंने जिस शिक्षा प्रणाली की स्थापना की उसे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो मुस्लिम शिक्षा का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था वो था लोगों को इस्लाम धर्म की और उसकी संस्कृति की नॉलेज देना, उनमें ज्ञान का विकास करना, उन्हें कला कौशल की शिक्षा देना और उन्हें सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर बल देना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो जो मुस्लिम शिक्षा थी उसके भी दो स्तर थे, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतबों में दी जाती थी और जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसों में कराई जाती थी। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन की। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है राज्य का नियंत्रण। यानी उस टाइम को जो शिक्षा थी उस पर राज्य का नियंत्रण था। उस टाइम को जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो बादशाह हुआ करते थे, वो अपनी संस्कृति और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण किया करते थे और उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया करते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस टाइम की जो शिक्षा थी उस पर राज्य का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो है निःशुल्क शिक्षा। उस टाइम पे जो मकतब और जो मदरसों में जो शिक्षा कराई जाती थी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता था। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो है आय का स्रोत। आय का जो मुख्य स्रोत था वो था राज्य सहायता। यानी उस टाइम की जो शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण में थी और जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण किया करते थे और आर्थिक सहायता प्रदान किया करते थे। अगर हम वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम शिक्षा को कंपेयर करें तो जो वैदिक काल था उसमें महिला शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, जबकि जो बौद्ध काल था उसमें महिलाएं भी शिक्षा ले सकती थी और शिक्षा देने का कार्य भी कर सकती थी। जबकि मुस्लिम शिक्षा में पर्दा प्रथा होने के कारण जो महिला शिक्षा थी वो हर जगह अनिवार्य नहीं थी, पर जो बड़े घरों की लड़कियां होती थी वो वो शिक्षा लेने का कार्य और शिक्षा देने का कार्य कर सकती थी। और वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत हुआ करती थी और बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो लोक भाषा हुआ करती थी और मुस्लिम काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो फारसी और अरबी भाषा हुआ करती थी। और वैदिक काल में शिक्षा देने का कार्य जो था वो ब्राह्मण करते थे, बौद्ध काल में शिक्षा देने का जो कार्य था वो भिक्षुओं द्वारा होता था और मुस्लिम काल में शिक्षा देने का जो कार्य था वो मौलवियों द्वारा किया जाता था। और वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने का जो टाइम पीरियड था वो 5 या 8 वर्ष हुआ करता था और जो बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने का जो टाइम पीरियड था वो 6 वर्ष हुआ करता था, जबकि मुस्लिम काल में शिक्षा लेने का जो टाइम पीरियड था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हुआ करता था। जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाता था तो उसे मौलवी जी के पास ले जाया जाता था, जहाँ पर उसे कुरान के कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। और तभी उसका एडमिशन होता था। अगर बच्चा कुरान के कुछ आयतों का उच्चारण नहीं कर पाता था तो उसे केवल बिस्मिल्लाह शब्द कहने से ही उसका एडमिशन हो जाता था। और इस पूरे प्रोसेस को हम बिस्मिल्लाह का संस्कार कहते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत 1757 में हो गई थी, जिसमें प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने लोधी वंश के अंतिम राजा को हराकर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान एजुकेशन के लिए नई नई पॉलिसी बनाई, नए नए रूल्स बनाए और उनको इम्प्लीमेंट किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का निश्चय किया, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे लोगों में विवाद उत्पन्न हो गए। इंडियन लोगों को मानना था कि जो भाषा का माध्यम होना चाहिए वो अरबी, फारसी और संस्कृत होना चाहिए, जबकि वेस्टर्न लोगों का मानना था कि भाषा का जो माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए। 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए और 2 जनवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण गवर्नर जनरल के सामने रखा और उन्होंने अपने विवरण में भारत का विरोध करते हुए कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। उन्होंने भारतीय साहित्य का भी काफ़ी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही मिलनी चाहिए और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेटिक ने मैकाले की सारी बातों को मानते हुए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि अब भारतीय साहित्य की अब और ज़्यादा अवहेलना नहीं की जा सकती। उन्हें अब और ज़्यादा नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने जो मैकाले का जो विवरण था उसमें चेंजेस लाने के लिए एक 1853 में संसदीय समिति का गठन किया जिसके जो सदस्य थे वो थे मार्समैन, विल्सन पेरी, ट्रेवलियन और चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो ब्रिटिश शासन का होना चाहिए जो कि पहले से ही था और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक विकास करना ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होना चाहिए जो कि ब्रिटिश शासन के काम आ सकें, उनकी हेल्प कर सकें। और उन्होंने फ़ारसी, अरबी, संस्कृत भाषा को भी स्थान देने का दावा किया। परंतु उन्होंने फ़ारसी, अरबी और संस्कृत भाषा को स्थान तो दिलवा दिया लेकिन उन्होंने कहा कि इंग्लिश भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए क्योंकि लॉर्ड मैकाले का मानना था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को भी मिलना चाहिए, लेकिन वो डिस्पैच चाहते थे कि शिक्षा जो है वो नीचे वर्ग के लोगों को भी मिले और जिसका नेतृत्व जन शिक्षा विभाग करे। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई, कोलकाता और मद्रास में कराई जाने की सिफारिश की और जिसका आदर्श जो है वो लंदन विश्वविद्यालय होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, यानी पहले प्राथमिक स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और फिर कॉलेज होना चाहिए। उन्होंने स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया और ये सारी बातें वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र में लिखी गई थी। वुड डिस्पैच के बाद आता है हंटर कमीशन। अब पहले बात करते हैं कि हंटर कमीशन की स्थापना क्यों की गई। तो वुड डिस्पैच ने अपने घोषणा पत्र में जो भी कुछ लिखा था उस पर ईमानदारी से काम नहीं किया गया जिसके लिए हंटर कमीशन यानी भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। हंटर कमीशन को ही भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। वुड डिस्पैच ने कहा था कि जो शिक्षा है वो व्यक्तियों का संपूर्ण विकास करे और ऐसी शिक्षा भी होनी चाहिए जो कि ब्रिटिश शासन के काम आए, परंतु ब्रिटिश शासन ने इसको अलग ही तरीके से ले लिया। उन्होंने केवल विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा कराते थे जिसमें केवल व्यक्तियों का संपूर्ण विकास ना होकर केवल ऐसे पप्पू तैयार करने होते थे जिनमें कि ब्रिटिश शासन के काम आ सके और विश्वविद्यालय संस्कृति का केंद्र ना रहकर केवल डिग्री बांटने का संस्थान बन चुका था। और फिर वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र पर ईमानदारी से काम करने के लिए 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में कुल 30 सदस्य थे जिसमें कि 7 भारतीय थे। इसके बाद आता है गोखले बिल 1910-1911। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 19 मार्च 1910 को केंद्र सभा में प्रस्ताव भी रखा और फिर उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन केंद्र सरकार पर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर 16 मार्च 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्र सभा में एक दोबारा से बिल पेश किया, लेकिन केवल 90 सदस्य ही पक्ष में होने के कारण उनका बिल अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय शिक्षा कमीशंस के बारे में, तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद कई सारे कमीशंस बनाए गए ताकि भारतीय शिक्षा में बदलाव लाया जा सके। जैसा कि अभी हमने कुछ कमीशंस के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा, पर अब हम उन कमीशंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारतीय शिक्षा में बदलाव ही लाकर रख दिया। पर हमें यहाँ पे सभी कमीशंस के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, केवल कुछ ही कमीशंस के बारे में जानना है कि वो कमीशंस कब आए थे और उनका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले बात करते हैं मोदालिर कमीशन की, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आया था 1952-1953 में। फिर उसके बाद आया था कोठारी कमीशन जो आया था हमारा 1964 और 1966 में। अगर कोठारी कमीशन के उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो आयोग है वो शिक्षा के समस्त पहलू जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय
और टेक्निकल हर लेवल की जांच करें और ऐसे सुझाव दें जिससे कि शिक्षा के सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिल सके। और आयोग ने इस कार्य के लिए 12 मुख्य दल और 7 सहायक कार्यदल बनाए और आयोग ने 673 पेजों का एक प्रतिवेदन तैयार किया जिसे 20 जून 1966 को भारत सरकार को सौंप दिया गया। उसके बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस शिक्षा नीति का कहना था कि एक ऐसा करिकुलम 10+2+3 बनाया जाए जो कि राष्ट्र में हर जगह अपनाया जाए। और फिर आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया था। इसमें केवल शिक्षा के करिकुलम के बारे में ही बताया गया था। सन 2004 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एनसीईआरटी की एक सभा बुलाई जिसमें 21वीं सदी के लिए नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक क्या, क्यों, कैसे, क्या पढ़ाना है और क्या लिखाना है, इसके बारे में बताया गया। और फिर इसके बाद नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई और एजुकेशन को लेके कई सारे प्लान बनाए गए। ये प्लान बनाने ज़रूरी इसलिए थे क्योंकि आर्टिकल 45 का कहना था कि 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राज्य द्वारा दी जानी चाहिए 10 साल के अंदर अंदर। तो बच्चों को स्कूल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई सारे प्लान चलाए गए, जैसे कि मिड डे मील प्लान चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान चलाया गया। और संसद द्वारा सभी को शिक्षा का समान अधिकार दिलाया गया, जो कि मुख्य रूप से आरटीई एक्ट 2009 के रूप में जाना जाता है। आरटीई एक्ट 2009 का कहना था कि सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, फिर चाहे वो छोटे वर्ग से हो या बड़े वर्ग से हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, सभी को शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी कमीशन के कारण शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और उम्मीद है कि आगे भी कई सारे बड़े बदलाव भारतीय शिक्षा में देखने को मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की शिक्षा, आज वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।